पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे चियोन राइट गार्डियन को बोलता है कि उसे कुछ नई टेक्निक सिखाए और उसने बोंग की भी हालत ख़राब कर रखी थी। और गाइस सबसे थोड़ी वीडियोस छोटी आएगी और रेगुलर करने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि कॉलेज का थोड़ा चक्कर है, तो समझ लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं कि डॉक्टर बाग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और वो बोंग को ही देख के हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे सारे बाल कहाँ गए, वो भी एक रात के अंदर। और बोंग मन में सोचता है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो बंदा मेरे बगल में ही लेटा हुआ है। और डॉक्टर बेक हंसते हंसते अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि अरे मेरे को माफ़ करना, मैं ज़्यादा ही हंस लिया, लेकिन ये लो मैं तुमको कवर कर देता हूँ। और बोंग मन में सोचता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और फिर डॉक्टर बेक वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर चियोन सो रहा होता है और डॉक्टर बेक चियोन को देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि क्या यहाँ पर रात को कुछ हुआ है, जरूर यहाँ पर कुछ हुआ होगा। और फिर डॉक्टर बेक वहाँ से जाते हुए सोचते हैं कि जो भी हुआ होगा चलो इसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा। सब कहते हैं कि मडाओ हाउस के पर्सनल डॉक्टर को सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि कोई कुशनिंग के ऊपर। और फिर वहाँ से डॉक्टर बेक चले जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 2 दिन के बाद का सीन और स्प्रिंग प्रिंस बोल रहा होता है कि अच्छा ये तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और क्या उसे एक्सपेल नहीं होना चाहिए था ग्रुप के अंदर से। और इससे ऐसा लगता है कि बोंग आ चुका है वापिस से अपने प्रिंस के पास जिसने उसको भेजा था चियोन के। और बोंग बोल रहा होता है कि मैं उसके टेंडेंस को काटने जा रहा था, लेकिन उसके वुंड्स है ना बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजिव है, तो वहाँ पर डॉक्टर सारी रात खड़े रहे और उसको ट्रीट करते रहे और उसको छोड़ा भी नहीं। और प्रिंस कहता है कि क्या, और वो डॉक्टर क्या सोता नहीं है और तुम ये सब कह रहे हो, क्या ये कोई एक्सक्यूज़ है? और बोंग कहता है कि प्रिंस मैं वहाँ पर गया तो था जैसे कि आपने ऑर्डर किया था, लेकिन वो डॉक्टर जागता रहा। और ये सारी बातें सुन के स्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोंग को मारने लग जाता है और कहता है कि अरे वो डॉक्टर कितना ही ब्राइट होगा, तुम कुछ कर क्यों नहीं पाए? और हम देखते हैं बोंग बहुत गंदी तरह से पिट रहा होता है स्प्रिंग प्रिंस के पास और वो प्रिंस उसको मारते ही जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम पीस ऑफ शिट हो, तुम एक सिंपल सा काम नहीं कर पाए। अब वहाँ पर वो प्रिंस का बंदा आ जाता है जा और बोलता है 1 सेकंड प्रिंस। और प्रिंस बोलता है क्या क्या हुआ? और वो जा यून बोलता है कि क्या तुमको पता है उस क्लिनिक के डॉक्टर का नाम क्या है? और बोंग बोलता है कि बेक जो म्यूंग, और यही मैंने सुना था। और वो जा बंदा बेक जो म्यूंग का नाम सुनता है और थोड़ा सोचने लग जाता है और प्रिंस बोलता है क्या तुम इस नाम के किसी बंदे को जानते हो? और वो जा मूंग बोलता है कि हाँ वो डिसिप्लिन हो सकता है डॉक्टर बेक जो वुन निम का। और प्रिंस भी ये सुन के हैरान हो जाता है कि बेक जो वुन निम। और प्रिंस बोलता है क्या वो वही बंदा नहीं है जो कभी पॉइजन क्लैन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उसने पॉइजन पर छोड़ के मेडिसिन पर वर्क किया और अब वो लॉर्ड का पर्सनल डॉक्टर है। और मैंने ये भी सुना है कि वो एक डॉक्टर तो है लेकिन वो टॉप 30 में रैंक करता है डीमन एकेडमी के अंदर। और प्रिंस बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है और हमारा डॉक्टर अगर उसका डिसिप्लिन है तो वो जरूर एक्सपेशनल होगा मार्शल आर्ट्स के अंदर। और वो फिर से बोंग को मारने लगता है और बोलता है कि इस बास्टर्ड को भेजने का कोई मतलब नहीं निकला, हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो चुके हैं। और वो आगे बोलता है कि और बास्टर्ड तुम याद रखना कभी ये सपने में मत सोच लेना कि तुमको कोई सपोर्ट मिलेगा हमारी क्लैन से। और बोंग सोचता है कि क्या क्या कहा इसने। और हमें एक फ्लैश पे दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस और जा ह्यून आया होता है और जहाँ प्रिंस बोल रहा होता है कि तुम्हारा नाम ही बोंग है ना, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा और अगर तुम फेल भी जाते हो तो चिंता मत करना, मैं स्प्रिंग क्लैन का हेयर हूँ तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और वो ये भी बोलता है कि अगर तुम किसी रीजन से स्पेल भी हो जाते हो ना तो मैं तुम्हारे छोटे क्लैन को सपोर्ट करूंगा। और हम फिर से अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर बोंग अभी पिट रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर तुमने प्रॉमिस को रखा होता ना अपने तो मैं तुमको सब कुछ सच सच बता देता। हाँ मारो मेरे को ऐसे ही मारो, मैं भी देखता हूँ जब वो बंदा यहाँ पर आता है तुम क्या कर लेते हो। और स्प्रिंग प्रिंस बंडानों को हटा देता है और देखता है कि बोंग तो बिल्कुल टकरा हो चुका है और उसके टकले पर प्रिंस की शक्ल भी दिख रही होती है। प्रिंस बोलता है क्या ये सब क्या कर लिया तुमने, तुमको क्या लगा मैं तुमको फॉरगिव कर दूंगा अगर तुम अपने सिर को मुंडवा के यहाँ पर आ जाओगे। और वो फिर से बोंग को मारने लग जाता है और वहाँ के सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि हमने सोचा था कि यहाँ पर सब कुछ शांत होगा, लेकिन इस क्वार्टर में सब कुछ नॉइसी हो गया है वापिस से। और हम फिर देखते हैं कि प्रिंस ने बोंग को बहुत बुरी तरह से मार दिया होता है और वो बोलता है जायूंग से अब यहाँ से चलते हैं। और जायूंग बोलता है ठीक है प्रिंस चलो यहाँ से। और बोंग मन में सोचता है कि तुम स्प्रिंग प्रिंस और वो चियोन तुम सब मर जाओ तो हमें तब तक बताया जाता है कि डॉक्टर बेक को कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आती, उन्होंने सिर्फ मेडिकल पर अपना फोकस किया था। और फिर हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है मडाउस हाउस क्लिनिक के अंदर जहाँ पर हम देखते चियोन को जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है किसी चीज की। और फिर हम वहाँ पर देखते राइट गार्डियन को। राइट गार्डियन सोच रहा होता है कि मैंने जैसे सोचा था ये बंदा बहुत ज्यादा जीनियस है, इसे बस बटरफ्लाई टेक्निक कुछ बारी दिखाई और इसकी कुछ पोस्चर को ठीक किया इन दिनों, लेकिन इसके मूवमेंट स्टेबल और नेचुरल है, अगर ये इसी तरह कंटिन्यू करने लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सप्रेशंस को ऑपरेट करने के लिए। और वो फिर बोलते हैं नगला एक्सप्रेशंस है। चियोन सोचता है कि नैनो की वजह से मैंने टीचर के पोस्चर्स को स्कैन कर लिया था और मैं इनको परफेक्टली रिप्लिकेट कर सकता हूँ, लेकिन ये इनको सस्पिशियस बना देगा तो मैं धीरे धीरे ये सब करूंगा। तो हम देखते हैं चियोन को कोई टेक्निक परफॉर्म करते हुए, ये बटरफ्लाई टेक्निक की होगी और चियोन अपने हाथ से इसको परफॉर्म कर रहा होता है। राइट गार्डन सोचे होते हैं द ग्राफ्टिंग मार्शल टेक्निक, इसके अंदर 24 स्टार्टिंग एक्सप्रेशन है और 3 स्टार्टिंग एक्सप्रेशन से एक एक्सप्रेशन बनता है और ये 8 एक्सप्रेशन तक हो सकता है, लेकिन इसे बेसिक सिखाने में बहुत ज़्यादा
टाइम लग गया तो मैं इसे कनेक्शंस नहीं सिखा सकता, और अगर मेरे पास 1-2 महीने और रहते तो मैं इसे सब कुछ सिखा देता। एक भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड है। फिर राइट गार्डियन बोलते हैं आज के लिए बहुत हो गया, तुमने सब कुछ अच्छे से मेमोराइज कर लिया है। और चियोन भी उनको ग्रेड करता है, वो बोलता है कि मास्टर आप तो मेरी ऐसी फिजूल में तारीफ कर रहे हो। और फिर राइट गार्डियन उसको एक पेपर देते हैं और बोलते कि इसके अंदर स्टार्टिंग एक्सप्रेशन है, बटरफ्लाई टेक्निक है और निंगन ऑपरेशन मेथड्स है। और वो आगे बोलते हैं कि तुम्हारा टीचर तुमको ये खुद सिखाना चाहता था, लेकिन ये आखिरी दिन है तो तुम्हें अब खुद की अंडरस्टैंडिंग से ये सब सीखने पड़ेंगे और अपने बेसिक्स को मास्टर करना पड़ेगा, और इसके हिसाब से तुम आराम से कर लोगे। और मैं ये जरूर चेक करूंगा जब हम अगली बार मिलेंगे, तो अपने आप को लेजी मत बना लेना और मेमोराइज कर लेना इसको प्रॉपर्ली। और चियोन उनको ग्रेड करते बोलता है कि मास्टर थैंक यू, मैं आपको कभी फेल नहीं करूंगा। राइट गार्डियन बोलता है हाँ मेरे को पता है तुम नहीं करोगे। और फिर राइट गार्डियन अपने पावर से अपने शॉर्ट को अपने पास बुलाता है और वो चियोन को बताता है कि ये है ब्राइट मार्शल स्वॉर्ड। और चियोन वो स्वॉर्ड देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। राइट गार्डियन बोलता है लो इसे पकड़ो। चियोन बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा लाइट है, मैंने सोचा था कि ये बहुत ज्यादा हैवी होगी। और राइट गार्डियन बोलता है कि हाँ नॉर्मली स्वॉर्ड के वेट्स 2-3 ग्यून्स होते हैं, लेकिन ये हमारी क्लाइंट की प्राइजेस स्वॉर्ड है जिसका वेट सिर्फ 1.5 ग्राम है, ये बटरफ्लाई टेक्निक की वजह से। और राइट गार्डियन बोलता है हाँ तुम स्मार्ट तो। और फिर राइट गार्डियन एक स्लैश मारता है और वहाँ की वुड कट जाती है। और चियोन सोचता है कि ये बहुत ज्यादा शार्प है और मन में सोचता है कि अगर डॉक्टर बेक ने ये देखा होता तो वो जरूर एनोय हो जाता। और राइट गार्डियन आगे बोलते हैं कि इस स्वॉर्ड का जरूर नैरो रेंज है और ये लाइट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिफाइंड मेटल से बना हुआ है तो इसकी शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और यही सारी चीजें इसको इसका टाइटल देती है। और फिर राइट गार्डियन बोलते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और इसे अच्छे से देखना है, ये तुम्हारे टीचर की बटरफ्लाई टेक्निक है। और चियोन बोलता है नैनो से, नैनो स्टार्ट हो जाओ इसको स्कैन करने के लिए। और नैनो बोलती है से यूजर ने कमांड दे दिया, अब मैं इस चीज को स्कैन करने वाली हूँ। इस चैप्टर के स्टार्ट में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइट गार्डियन चियोन को सिखा के जा रहे होते हैं और वहां पर लीड गार्डियन और गार्डियन ली भी होते हैं। और गार्डियन ली कहते हैं कि अच्छा वो रेट नहीं वो होबिंग जा रहा है। और लीड गार्डियन बोलते हैं कि हाँ अब तुम्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, तुम ये सब जानते हो। और गार्डियन ली कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मेरे को यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा उस चूहे को देखने के लिए। और लीड गार्डियन बोलते हैं कि हमें फिर से गार्ड्स को वहाँ पर रिजाइन करना पड़ेगा सेकंड फ्लोर पर, उन्होंने बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गार्डियन ली कहते हैं कि क्या रीजन है, आपको इतना कंसर्न है 7th फिन के तरफ। और लीड गार्डियन कहते हैं क्योंकि ये फेयर है। और गार्डियन ली हंसते हुए कहते हैं कि अरे आप क्या कहना चाहते हो कि कोई भी फिंगर हट नहीं करता अगर हम किसी फिंगर को मार दे। और पता नहीं ये बंदा क्या ही बोल दिया। और वहां से लीड गार्डियन जाते हुए कहते हैं कि इसका इसको क्वेश्चन मत करो, और वो वहां से उड़ जाते हैं। और गार्डियन ली कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा था विंड किंग से कि ये कहीं भी जा सकते हैं एक मोमेंट के अंदर, और अगर इसने भागने का सोच लिया तो इम्पॉसिबल इसको कोई कैच कर सके, लेकिन देखते ही ये 10 दिन क्या ही थिंग्स को फेयर कर सकती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर देखते डॉक्टर बेक को कि बोल रहे होते कि हमेशा जगा हुआ होता था जब भी यहाँ पर मैं काम के लिए आता था, लेकिन ये आज सो रहा है, क्या हो गया है। ऐसे ये लास्ट टाइम है जब ये पीसफुली ऐसे सो सकता है, तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा और इसे सोने दूंगा। और हम देखते हैं चियोन की नसें टाइट होने लग जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि वो इतनी देर से सो नहीं रहा होता है, वो मसल ट्रांसफर कर रहा होता है। और 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बेक सो रहे होते हैं और ये बंदा कैसा सोता है, नाक से बुलबुले आ रहे हैं इसके। और तभी अचानक से एक आवाज आती है और डॉक्टर बेक उठ जाते हैं और वो जाते हैं और बोलते क्या हो गया क्या हो गया। और हम देखते चियोन उल्टी कर रहा होता है और डॉक्टर बेक सोचते कि ये अचानक से उल्टी क्यों करने लग गया। और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम सही हो, क्या तुम सही हो। आगे कहते हैं कि ठीक है इन सबको बाहर निकल जाने दो, आराम से लेट जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। और फिर वो उसके पल्स को चेक करते हैं और बोलते हैं ये क्या है, मैंने आज तक कभी ऐसा पल्स रेट नहीं देखा था किसी बंदे का जो इतने दिनों से सो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि चियोन थोड़ा शांत हो जाता है और डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि क्या अब इसे क्या हो गया, सडनली स्टेबल कैसे हो गया। मेरे टीचर ने तो मेरे को आज तक कभी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, लेकिन जो भी है चलो इसको छोड़ देते हैं। और फिर डॉक्टर मेरे पास चले जाते हैं और बोलते हैं चलो मैं कुछ खाने जा रहा हूँ यार तुम सो। फिर देखते हैं चियोन उठ खड़ा होता है और वो अपने हाथ को देखता है और एक मुट्ठी बनाता है और बोलता है कि ये स्ट्रेंथ मेरे हाथों में नहीं थी 6 घंटे पहले, लेकिन अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि टीचर ने अपने आप को कितना ट्रेन किया होगा। बोलता है अगर उन्हें पता चल गया मैंने इस बॉडी को 6 घंटे में पा लिया तो वो जरूर डर जाएंगे। पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइट गार्डियन अपनी बटरफ्लाई टेक्निक उनको दिखा रहे होते हैं और चियोन बोलता है अमेजिंग, इतने प्रेशर को क्रिएट करना सिर्फ एक स्टार्टिंग एक्सप्रेशन से और कोई निंगन से नहीं। और फिर वो बोलता है नैनो क्या तुमने स्कैन कर लिया। और नैनो बोलती है हाँ मैंने सब कुछ स्कैन कर लिया है। और राइट गार्डियन बोलता है क्या तुमने सही से देखा स्टूडेंट। चियोन बोलता है हाँ मैंने सब कुछ सही से देख लिया। और राइट गार्डियन बोलता है ये एक शेम की बात है, मुझे तुमको कम से कम स्टार्टिंग एक्सप्रेशन सिखा देना चाहिए था प्रॉपर्ली, लेकिन आज का दिन खत्म होता है। लेकिन मैं जितना तुमको जानता हूँ तुम अपने मास्टर को देख कर बटरफ्लाई टेक्निक सीख जाओगे। और चियोन उनको ग्रेट करता है और बोलता है कि थैंक यू मास्टर, आपने जो भी किया मेरे लिए और मेरे को सिखाने के लिए। और राइट गार्डियन वहां जाते हुए बोलते हैं कि तुम जब मडावास में वापस चले जाओगे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो हारना मत। और वहां से वो चले जाते हैं और चियोन सोच रहा होता है कि आखिरकार एक पर्सन तो है जो मेरी केयर करता है, मेरे को इनके एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरना है। और नैनो बोलते हैं कि स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्या उसे अब बॉडी ट्रांसफर करना है। नैनो उसे ये भी बताते हैं कि बॉडी ट्रांसफर करने में कम से कम 6 घंटे लगेंगे। चियोन ये सुन के हैरान हो जाता है कि 6 घंटे क्यों, इतना टाइम क्यों लग रहा है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर चियोन वही बटरफ्लाई टेक्निक को
प्रैक्टिस कर रहा होता है और यूज़ कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि ग्रेट, ये बिल्कुल सेम है जैसा कि टीचर ने किया था। अब दूसरे स्टार्टिंग एक्सप्रेशन के बाद वो तभी फील करता है कि कोई बंदा हॉलवे के अंदर चल रहा होता है और वो सोचता है कि रुको, मैं इतना सेंसिटिव कब से हो गया और मेरे सेंसेस भी शार्प हो चुके हैं और ये शायद से मेरी बॉडी चेंज हुई इसकी वजह से हुआ है। और वो खुश हो जाता है कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर बेक आ जाते हैं मंजन करते हुए। यार ये बंदा थोड़ा ज़्यादा ही फनी है। और वो अपने मंजन को मुंह में रखते हुए बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम आखिरकार जाग तो गए पर क्या कंप्लीट हो गया है। और चियोन बोलता है कि अरे मैं रेडी हूँ डिस्चार्ज के लिए। सोचता है कि जो प्रेजेंस मेरे को फील हुई थी हॉल में वो डॉक्टर बेक थे। और फिर चियोन अपनी ड्रेस पहन लेता है और डॉक्टर बेक बोलते हैं कि अब मेरे पास फिर से कोई पेशेंस नहीं होगा, तुम भी यहाँ से जा रहे हो, आखिरकार मैं क्या करूंगा। और चियोन खुश होते हुए बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट को भेजने वाला हूँ। और चियोन फिर डॉक्टर बेक को थैंक यू बोलता है और डॉक्टर बेक बोलते हैं तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे प्ले कर रहा हूँ। डॉक्टर बेक बोलते हैं कि अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्या मैं फिर से सो जाऊं। चियोन गेट बंद करके सोचता है कि अगर डॉक्टर बेक ने ऐसा प्रिटेंड नहीं किया होता कि राइट गार्डियन मेरे को सिखा रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। मैं जब भी क्लिनिक के अंदर रहता तो मैं ये कभी नहीं भूलने वाला और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पे भेजने वाला हूँ।